नमस्कार बच्चों, मैं बजरंग लाल भौतिक विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हमारी प्यारी बुक फिजिक्स और फिजिक्स का चैप्टर 13 जिसका नाम है नाभिक। और भाग 2 में हम पढ़ेंगे नाभिकीय बंधन ऊर्जा। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, नाभिकीय बंधन ऊर्जा, द्रव्यमान क्षति, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इसके आधार पर हम ये बात करेंगे कि नाभिक, हल्के नाभिक किस प्रकार से स्थायित्व में होते हैं और किस प्रकार जो बड़े नाभिक होते हैं, जिन्हें आप भारी नाभिक कह सकते हो, उनका स्थायित्व कम होता जाता है। और साथ में हम बात करेंगे प्रकृति के सबसे प्रबल बल, नाभिकीय बल की। और बहुत ही आसान ये सारा टॉपिक है, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, लेकिन वहाँ से निकलेंगे न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूले, और उन फॉर्मूलों से हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं। लेकिन अगर हम इस परिभाषाओं को अच्छे से जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमें किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। लेकिन बच्चों, अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी जरूर देखें, क्योंकि फिजिक्स के वीडियो जो हैं वो टॉपिक वाइज टॉपिक एक दूसरे से क्या होते हैं, लिंक होते हैं, तो आप उन्हें भी जरूर देखें। तो कॉपी पेन से आप तैयार हो जाइए। हम बात करते हैं सबसे पहले द्रव्यमान क्षति की। तो बच्चों देखो, नाम में लिखा हुआ है कि द्रव्यमान क्षति। क्षति का मतलब होता है नुकसान। ठीक है, अब नुकसान किसका हो रहा है? द्रव्यमान का हुआ है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक बड़ी वस्तु है, ठीक है, उस वस्तु का द्रव्यमान हमने पता कर लिया। मान लो कि हमने उसका पहले से द्रव्यमान पता कर रखा है। अब उस वस्तु को तोड़ दिया गया। वस्तु को तोड़ दिया गया मतलब विखंडित हो गई। विखंडित होने के बाद हमने क्या किया? उसके टुकड़ों का द्रव्यमान देखा। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी दो कंडीशन है कि जब विखंडन होता है किसका? नाभिक का विखंडन होने के बाद में जो आपके P+N है, मतलब न्यूक्लियन है, क्योंकि नाभिक के अंदर कौन कौन से मौलिक कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो उनका द्रव्यमान, ठीक है, P+N के रूप में उनका द्रव्यमान। और एक हम उस नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान की बात करते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? बराबर नहीं प्राप्त होते हैं। जबकि कायदानुसार हम ये कह सकते हैं, फिर जितना द्रव्यमान पहले था, टुकड़ा होने के बाद उन टुकड़ों को, द्रव्यमानों को अगर जोड़ा जाए तो उस द्रव्यमान की क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। लेकिन नाभिक में ऐसा नहीं होता है, और इसलिए इसको नाम दिया गया क्षति, द्रव्यमान क्षति, यानी नुकसान किसका हुआ? द्रव्यमान का, कि कहीं ना कहीं द्रव्यमान क्या है, वहाँ पर गायब हो रहा है। तो कैसे, उसकी हम बात करते हैं। किसी संपूर्ण नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान है, ठीक है, किसी भी नाभिक का पूरा द्रव्यमान, वास्तविक द्रव्यमान, और जो उसमें न्यूक्लियन होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियन का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, और आप ये भी जानते हैं कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियनों की द्रव्यमान, ठीक है, यानी न्यूक्लियनों का जो द्रव्यमान है उसमें जो डिफरेंस है, किसमें? वास्तविक द्रव्यमान और न्यूक्लियनों का जो द्रव्यमान है उसमें जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति कहते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें समझने के लिए कि विखंडन से पूर्व, यानी जब नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान था, नाभिक का द्रव्यमान वो क्या है? लेस देन है किससे? विखंडन के पश्चात, यानी टूटने के बाद जो नाभिक बन रहे हैं उन नाभिकों के द्रव्यमान से। ठीक है, अब देखो, जैसे कि आपको पता है कि नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन। तो हमने मान लिया कि प्रोटॉनों की संख्या नाभिक में कितनी है? P है। अब देखो, कई बार क्या होता है, अपनी बुक्स के अंदर या किसी गाइड के अंदर हमें मिलता है Z। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि Z का मतलब है परमाणु क्रमांक, और किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक है, इसका मतलब उसमें प्रोटॉनों की संख्या भी उतनी ही होती है जितने उसमें परमाणु क्रमांक उसका होता है। तो यहाँ पर Z भी लिख सकते हैं और P भी लिख सकते हैं, हमने दोनों ही लिख दिए ताकि आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं हो। तो देखो, प्रोटॉन हो गया। अब एक प्रोटॉन का द्रव्यमान हमें पता है MP 1.67 गुणा 10⁻⁻27। तो हमने क्या किया? प्रोटॉनों का कुल द्रव्यमान। ओके, ऐसे ही जब हम Z मानेंगे तो इसको लिख देंगे MP गुणा Z। सीधी सी बात है, जैसे हम कहेंगे एक गिलास का मूल्य 5 रुपये है, तो 10 गिलास का कितना होगा? तो हम क्या करेंगे? 10 गुणा 5 करेंगे ना। तो इसी प्रकार से यह है कि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान हमें पता है, और कितने प्रोटॉन हमारे पास हैं उनकी संख्या क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगी। तो MP गुणा P, और अगर आप Z मानते हो तो नीचे वाला आ जाएगा। ठीक है, अब प्रोटॉन चलिए हो गए। न्यूट्रॉन कैसे निकालें? भाई हमें पता है P+N बराबर होता है उसका मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। तो N बराबर क्या हो जाएगा?
ए माइनस पी, ये क्या आ गई, न्यूट्रॉनों की संख्या, तो ए माइनस पी और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक उसी प्रकार जैसे अपन ने प्रोटॉन के लिए किया है, और अगर आप प्रोटॉन की संख्या जेड ले रहे हो तो ये इस तरीके से आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब हमें द्रव्यमान क्षति अगर एज ए न्यूमेरिकल मिल जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम इसको लिखेंगे डेल्टा एम से। ठीक है, डेल्टा एम मतलब द्रव्यमान में परिवर्तन, चेंज इन मास। बात करते हैं, तो मैंने क्या कहा कि वास्तविक द्रव्यमान हमेशा क्या होता है, विखंडित होने वाले यानी प्राप्त होने वाले न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों के योग से कम होता है। तो वास्तविक द्रव्यमान तो ले लो लास्ट में, ठीक है, मैं छोटी संख्या बाद में, और बड़ी संख्या यहाँ आ जाएगी जो हमने सोल्व किया अभी, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन, प्रोटोनों का द्रव्यमान कुल द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का कुल द्रव्यमान, दोनों को हम एक कोष्टक में सोल्व कर देंगे और माइनस निकाल देंगे वास्तविक द्रव्यमान, क्या आ जाएगा, डेल्टा एम। भाई सीधी सी बात है कि न्यूक्लियनों का द्रव्यमान कितना है, तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उनका अलग द्रव्यमान निकाल लो, फिर दोनों को जोड़ दो, फिर माइनस कर दो उसके वास्तविक द्रव्यमान को। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, ये हमारी आ जाएगी द्रव्यमान क्षति आ जाएगी। ठीक है, चलो हम इसको आगे बढ़ते हैं। अब है नाभिकीय बंधन ऊर्जा। देखिए बंधन ऊर्जा की बात करते हैं। अब हमें पता है आइंस्टीन की समीकरण होती है E बराबर mc², बिल्कुल पता है। अब द्रव्यमान क्षति कितनी हुई, द्रव्यमान क्षति हमारी हुई है डेल्टा एम, अभी हमने निकाली द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम। ठीक है, अब डेल्टा एम हो गई तो E बराबर mc² है, तो ये हो गया डेल्टा एम और ये हो गया c²। यानी सीधी सी बात है, आइंस्टीन की समीकरण को हम काम में क्यों लेते हैं, हम आइंस्टीन की समीकरण को इसलिए काम में लेते हैं कि एनर्जी के इक्वल हमें मास और मास के इक्वल हमें एनर्जी की वैल्यू का पता लग जाए। ठीक है, तो अब हम जैसे ये एम है, मान लो कि 1 ग्राम है, और आपसे पूछें भाई 1 ग्राम में कितनी, 1 ग्राम के समतुल्य ऊर्जा ज्ञात कीजिए, जो हमने पिछले वीडियो में किया भी है, तो हम क्या करेंगे, एम की जगह 1 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करके रख देंगे और सॉल्व कर देंगे। ठीक इसी प्रकार हम कहें कि द्रव्यमान क्षति में, द्रव्यमान क्षति के संगत कितनी ऊर्जा होगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो एम है इस एम की वैल्यू डेल्टा एम रख देंगे, द्रव्यमान क्षति का मान वहाँ पर रख देंगे, और गुणा c² है उसको सोल्व कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एम इंटू c² बराबर डेल्टा ई, बी का मतलब बाइंडिंग हो गया यहाँ पर। ओके, तो डेल्टा ई बी बराबर क्या हो गया, डेल्टा एम c²। समझ गए आप, तो ये क्या हो गया, नाभिकीय बंधन ऊर्जा द्रव्यमान क्षति के संगत। यानी अब डेल्टा एम में कितनी ऊर्जा है, डेल्टा एम में जितनी ऊर्जा होती है वही क्या होती है, वो क्या होती है, वो होती है नाभिकीय बंधन ऊर्जा। ओके, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की, जैसा कि हम नाभिकीय बंधन ऊर्जा की परिभाषा पढ़ चुके हैं, और किसी भी तत्व का जो द्रव्यमान संख्या है उसे हम लिखते हैं ए से। अगर द्रव्यमान संख्या का भाग हम दे दें किस में, नाभिकीय बंधन ऊर्जा में, तो हो जाती है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, अर्थात नाभिकीय बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या का अनुपात कहलाता है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। अब डेल्टा ई बी को हम बाइंडिंग एनर्जी बी ई से भी लिखते हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। 3 परिभाषाएं हो गई हैं, द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति के बाद में नाभिकीय बंधन ऊर्जा, और उसके बाद में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। इस ऊर्जा की सहायता से हम आगे बात करेंगे स्थायित्व की, लेकिन उससे पहले हम एक उदाहरण देख लेते हैं। आपकी किताब का उदाहरण है उदाहरण नंबर 3। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है और आपको इसे बहुत ही ध्यान से समझना है। गुणा भाग थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप वास्तव में कॉपी पेन लेकर करते हो और जनरल साइंस की कुछ बातें ध्यान में रखते हो, तो ये गुणा भाग आपके लिए बिल्कुल ही आसान है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक के समतुल्य ऊर्जा का मान पहले जूल में और फिर MeV में ज्ञात कीजिए। MeV का मतलब होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा होता है 10⁶। इसका उपयोग करके 8 ऑक्सीजन 16 की द्रव्यमान क्षति MeV पर अपॉन c² में ध्यान रखना है में व्यक्त कीजिए। चलो करते हैं, बहुत आसान सी बात है, पैटर्न समझ लो, फिर ऐसे क्वेश्चन हमारे अभ्यास प्रश्न में भी हैं। 7 नाइट्रोजन 14। ओके, क्वेश्चन की बात करते हैं। E इक्वल क्या है, mc² है, m की वैल्यू रख दी हमने, ठीक है, c²। अब हो सकता है कि आप कन्फ्यूज हो रहे, सर आपने ऐसा 2.9n क्यों किया, कोई दिक्कत नहीं, आप 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर कीजिए। आप तो ये इसको सोल्व करेंगे, ये तो आता है जूल के अंदर, और फिर हम इसको ईवी में चेंज करते हैं ना,
तो ये ध्यान रखना, ये आएगा, ये माइंड में रखो आप। तो जनरल साइंस की बातें यहाँ कि कितनी आती है, 931.5 MeV आती है, ठीक है। अब द्रव्यमान शक्ति, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, द्रव्यमान शक्ति का सूत्र में क्या था, ZmP। भाई प्रोटॉन का कुल द्रव्यमान कितना है, सारे प्रोटॉन का, सारे न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, और माइनस ये कुल द्रव्यमान कितना है। ओके, अब सोल्व कर दो। भाई 8 ऑक्सीजन 16 है, प्रोटॉन कितने हैं, 8 होंगे ना। भाई 8 ऑक्सीजन 16 में प्रोटॉन कितने हैं, 8 होंगे। न्यूट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन 16 माइनस 8, कितने आ गए, 8 ही न्यूट्रॉन होंगे। तो देखो 8 ये कर दिया गुणा किससे, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है लेकिन यू में, AMU में, परमाणु द्रव्यमान मात्रक में, और ऐसे ही न्यूट्रॉन के लिए कर दिया। ओके, और माइनस ये होता है वास्तविक द्रव्यमान, इसके लिए ऑक्सीजन के लिए यू के पदों में। अब गुणा भाग किया, माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद में किसका मान निकालें, द्रव्यमान शक्ति का डेल्टा M का। तो ये लीजिए, माइनस करने के बाद में ये मान आ गया 0.13691 U। ओके, अब देखो E इक्वल होता है mc²। अब c² तो अपॉन में ले रहे हैं पहले से अपन, तो ऊपर c² को आपको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आप मान रखेंगे कि कितना द्रव्यमान शक्ति है M, और ये एनर्जी कितनी है MeV अपॉन c² में कितनी है, 931.5 अपॉन में c² कर दिया ना, तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो ये आपका आंसर आ गया 127.5 MeV अपॉन c²। बिल्कुल आसान है, केवल आपको तो पैटर्न समझना है कि पहले डेल्टा M निकाल लीजिए, डेल्टा M निकालने के बाद में E इक्वल होता है mc², इसमें तो अपॉन c² पूछा था, अदरवाइज mc² और एनर्जी इसे गुणा करना है आपको, ठीक है, 931.5 से गुणा करना है। अब बहुत ही शानदार टॉपिक है, एग्जाम में 101% आता है, और हम केवल इसको समझेंगे और कोई रट्टा नहीं मारेंगे, क्योंकि इसमें सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, जैसे अभी हमने लिखा था डेल्टा EB बार या बाइंडिंग एनर्जी अपॉन A बताया था, एवं द्रव्यमान संख्या के मध्य खींचे गए ग्राफ को, यानी इन दोनों के बीच में जो ग्राफ हम खींच रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी के लिए, जो हम ग्राफ खींचेंगे वो क्या होगा, वो बंधन ऊर्जा वक्र कहलाता है, ठीक है ना। तो अब किसी नाभिक की अगर बात की जाए, किसी नाभिक की प्रति न्यूक्लियन जो बंधन ऊर्जा है जितनी अधिक होती है, ठीक है, नाभिक उतना ही अधिक क्या होता है, स्थायी होता है। बात करते हैं, चलो ये हमारा ग्राफ है, और जैसे कि आप देख रहे हैं ग्राफ में ही आपकी समस्या आती है, इसके बाद में ग्राफ में समस्या नहीं आएगी। आप इसको ध्यान से देखिए, और इस ग्राफ के अंदर हम बात करते हैं कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और ये बुक में हीलियम, फिर आगे आप चले जाइए अब इसमें बात करते हैं, ये देखिए हाइड्रोजन के रूप में ये स्टेप आगे गई, फिर हीलियम आ गया, फिर ये लिथियम, यानी एक बार आप ऊपर चले गए, फिर नीचे आ गए, फिर ऊपर चले गए, फिर नीचे चले, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे आपको ग्राफ बनाना है। लेकिन जब भी आप कॉपी में ग्राफ बनाओ तो आप कैसे बनाएंगे, कुछ स्टेप तो आप ध्यान में रखना, जैसे यहाँ से स्टार्ट करना, 2 से नीचे और 0 से ऊपर, यानी 1 MeV से ऊपर की एनर्जी लेनी है आपको, और वहाँ से आप चले जाइए सीधा हीलियम, फिर थोड़ा डाउन लीजिए लिथियम, फिर आपको साइलेंटली यहाँ पर देखिए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। फिर आप ये चीज़ ध्यान रखना सबसे ज़्यादा, किसके लिए, लोहे के लिए, और ध्यान रखना सर्वाधिक प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जिसकी होती है वो होता है फेरस यानी लोहा। ये क्वेश्चन भी है, जनरल साइंस की भी बात है कि सर्वाधिक प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा किस तत्व की होती है, और वो होती है लोहे के लिए होती है। ओके, कुछ गाइड्स में निकल भी लिखा हुआ है, लेकिन हमारी जो बुक है वो किसको कहती है, वो फेरस को कहती है, इसलिए हमें कंफ्यूज नहीं होना है। और अब ये पॉइंट आप सबसे ऊंचे डाल देना, सबसे ऊंचा पॉइंट ये होगा। ओके, और उसके बाद में आप क्या करेंगे, लगभग 6 और 8 के बीच में, यानी 7 से ऊपर,
7 से ऊपर रखेंगे इसको पॉइंट को, और फिर आप इसमें ना बहुत सारे पॉइंट पास पास बना देना, ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट आप बना देना इसमें इस प्रकार से। ओके, और बहुत सारे पॉइंट मिलाकर उनको लगभग कांस्टेंट रखना है ऐसे इस प्रकार से। और फिर इधर से ये जो लाइन आपने बनाई है, यानी ये फिर इस प्रकार से, फिर कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिला दिया, फिर एक और स्टेप नीचे लिया, और फिर आप इसको ले गए सीधे फेरस के पास, और फेरस को आप ले जाएंगे सीधा यूरेनियम के पास। और ये लाइन ना बिल्कुल ऑलमोस्ट देखो 8 से तो ऊपर है, 8.5 से भी ऊपर है ये, और यहाँ से आप चले जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि 8.75 है वो, और वहाँ से आप सीधा चले जाएंगे यूरेनियम तक। तो ग्राफ बनेगा बिल्कुल ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ओके, तो आपका ग्राफ बन जाएगा। और यहाँ ध्यान रखना आप, यूरेनियम 238 की बात हो रही है, यहाँ फेरस की बात हो रही है, और यहाँ से ये स्टार्ट हो गया। अब ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, इस ग्राफ से क्या निष्कर्ष निकलता है एग्जाम में, ये ग्राफ प्लस इसमें से कोई 4 निष्कर्ष आपसे पूछेंगे, या फिर अगर छोटा क्वेश्चन आता है तो आपसे पूछेंगे सर्वाधिक प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा किसकी होती है, तो वो आपको बता दिया गया है, फेरस के लिए होती है। ओके, अब बात करते हैं आगे। अब इसमें से जो 4 पॉइंट जो निकलेंगे अपने सामने, वो अपन बात करते हैं। सबसे पहला तो पॉइंट है सर्वाधिक प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा किसकी होती है, फेरस की होती है, लोहे की होती है 8.75 MeV। निकल के लिए कंफ्यूज मत हो जाना, हमारी बुक जो कहती है वही हम आपको बता रहे हैं। जिस तत्व की बाइंडिंग एनर्जी जितनी अधिक होती है वो उतना ही अधिक स्थायी होता है। प्रत्येक नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या होती है, धनात्मक होती है, यानी आसानी से आप उसको निकाल नहीं सकते हो, ये उसकी आकर्षण प्रकृति के कारण ऐसा होता है। द्रव्यमान संख्या बढ़ने पर बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बढ़ती है। द्रव्यमान संख्या 56 के लिए अधिकतम होकर फिर धीरे धीरे घटने लगती है। ग्राफ बनाया, पहले ग्राफ ऊपर ले गए, फिर नीचे ले गए, फिर ऊपर ले गए, नीचे ले गए, और कहाँ तक चले गए, 56 तक। फिर 56 के बाद में यानी हम ये कह सकते हैं कि द्रव्यमान संख्या लगातार, भाई जो ऊर्जा है वो लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। कहाँ तक, 56 तक। और 56 से फिर हमने ऑलमोस्ट कांस्टेंट ग्राफ लिया था लास्ट यूरेनियम 238 तक, तो वही स्टेप हमने यहाँ पर लिखा है। चलो आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान संख्या 56 से अधिक जो द्रव्यमान है ना, उनके तत्वों की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन क्रमशः कम होती जाती है। बात करेंगे इसके आगे कि क्यों होगी। द्रव्यमान संख्या 56 से कम द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों की बंधन ऊर्जा धीरे धीरे घटती है, तथा द्रव्यमान संख्या 20 से कम द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों के लिए बहुत तेजी से घट जाती है। भाई 56 में मैक्सिमम है, और फिर आप जैसे आप उसमें नीचे जाएंगे मान ऊपर नीचे होते जा रहे हैं, फिर कम होते जा रहे हैं, और लास्ट में 20 से कम, तो ये मान बिल्कुल ही तीव्रता से कम हो जाएंगे। ओके, द्रव्यमान संख्या 4, 12, 16, या ये कह सकते हो समगुणज, 4 के समगुणज में नाभिक जो होते हैं ना, वो अपने पड़ोसी नाभिक से क्या होते हैं, अधिक स्टेबिलिटी में होते हैं, अधिक स्थायित्व में होते हैं। मध्यवर्ती द्रव्यमान संख्या यानी 30 और 170 की बात करें तो बाइंडिंग एनर्जी लगभग क्या है, नियत है, ग्राफ में आपने देखा था। और अगर ये कंडीशन आपके सामने है तो बाइंडिंग एनर्जी प्रति न्यूक्लियन का मान मध्यवर्ती नाभिकों की तुलना में क्या होता है, कम होता है। जो नाभिक के विखंडन और नाभिक के संलयन की प्रक्रिया ना, वो इसी आधार पर होती है। अब जो हम बात करते हैं प्रकृति के सबसे प्रबल बल की, नाभिकीय बल। जैसे कि आपने 11th में पढ़ा कि प्रकृति में 4 मुख्य बल होते हैं। पहला गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा नाभिकीय बल, चौथा दुर्बल बल। तो उसमें से एक बल था जिसका नाम है नाभिकीय बल। हमें पता है ये बल नाभिक के अंदर उपस्थित होता है, और नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उनके मध्य क्या होता है, ये एक समान रूप से प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के रूप में ये बल कार्य करता है, जिसे नाभिकीय बल कहते हैं। ओके, ये बल आकर्षण प्रकृति का होता है। भाई किस टाइप का नेचर है इसका, आकर्षण प्रकृति का होता है। यह बल प्रकृति का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, सबसे प्रबल बल होता है। इस बल की जो परास होती है वो कम होती है, लघु होती है, क्योंकि वो अब नाभिक के अंदर ही होता है। अर्थात यह केवल नाभिक के आकार की जो परास होती है ना, उस परास में ही लागू होता है। नाभिकीय बल विद्युत चुंबकीय बल से क्या है, 100 गुना अधिक प्रबल होता है। यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उससे 100 गुना प्रबल होता है। वो अगर 10 की पावर 36 है तो ये 10 की पावर 38 होगा। नाभिकीय बल आवेश पर निर्भर नहीं होता है। अगर आप आवेशों वाला नियम लगा दोगे ना, तो प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा ना समान समान में, फिर तो हट ही जाएगा यहाँ से, अस्तित्व तो नहीं रहेगा।
नाभिक के बल की प्रकृति 0.5 गुणा 10⁻15 मीटर की दूरी पर प्रतिकर्षण के रूप में हो जाती है। ठीक है, प्रतिकर्षणात्मक हो जाती है इस रेंज के अंदर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर और बात करते हैं एक शानदार ग्राफ की जो एग्जाम में आ चुका है। इस ग्राफ को हम समझेंगे और बात करेंगे स्टेबिलिटी की, हल्के नाभिक की और भारी नाभिक की, दोनों की तुलना करते हैं स्टेबिलिटी के रूप में, स्थायित्व के रूप में। देखिए, हल्का जो नाभिक होता है, हल्के नाभिक में आप ये कह सकते हो कि जो नाभिक के बल होता है ना वो अधिक होता है, ठीक। लेकिन जो विद्युत प्रतिकर्षण बल आप कह सकते हो वो वहाँ कमज़ोर होता है। विद्युत प्रतिकर्षण बल हल्के नाभिक में कमज़ोर होता है। जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन की बात की, अब प्रोटॉन प्रोटॉन में तो क्या होना चाहिए, प्रतिकर्षण होना चाहिए, और फिर भी वो नाभिक के अंदर घुसे हुए हैं और दोनों में एक समान रूप से कार्य हो रहा है। इसका मतलब वहाँ पर विद्युत प्रतिकर्षण बल की तो चल नहीं रही। अगर विद्युत प्रतिकर्षण बल की चलती तो वो तो प्रोटॉन प्रोटॉन को क्या करेगा, प्रतिकर्षी करेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को प्रतिकर्षी करेगा और ये बल कार्य ही नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका मतलब नाभिक के बल वहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और विद्युत प्रतिकर्षण बल क्या है, वहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन अगर हम डिस्टेंस बढ़ाने लग जाएं, कुछ फर्मी, भाई नाभिक का जो आकार है वो फर्मी की कोटि में होता है, और फर्मी की कोटि में होता है 10⁻15, जिसको हम फर्मी बोलते हैं कि त्रिज्या की कोटि में होता है। अगर कुछ फर्मी बढ़ा दिया जाए तो नाभिक के बल घटने लग जाता है और एक कंडीशन में शून्य हो जाता है। शून्य हो जाता है तो उस कंडीशन में बड़े बड़े जो नाभिक होते हैं ना उनकी भी एक संतप्त अवस्था प्राप्त हो जाती है बलों की। और जैसे कि आप जानते हैं जो विद्युत प्रतिकर्षण बल है वो तो दूरी पर डिपेंड कर रहा है, वो तो दूरी की क्या होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के अनुपाती होता है, और नाभिक के बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए जो भारी नाभिक होते हैं ना, तो भारी नाभिक का आकार बढ़ जाता है, और भारी नाभिक का आकार बढ़ जाता है तो उनके लिए नाभिक के बल भी क्या होता है, तीव्रता से घटने लगता है, और विद्युत प्रतिकर्षण बल है वो बढ़ने लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनमें जो हल्के नाभिक होते हैं वो ज़्यादा स्टेबिलिटी में होते हैं। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ आपको ग्राफ में देखना है, एक वैल्यू होती है आर नोट, जिसको आप कहेंगे 0.8 फर्मी। ठीक है, तो जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा है आप देखिए सबसे न्यूनतम कहाँ है, यहाँ है, यहाँ पर, और ये होती है 0.8 फर्मी, इसे अपन आर नोट कहेंगे। तो अब देखो 0.8 फर्मी से अगर आप इधर की बात कर रहे हो तो ये जो है ना ये प्रतिकर्षण बल है, और जब आप इससे आगे जा रहे हो तो ये वापस पास में आ रहा है, मतलब आकर्षण बल है। तो इसके आधार पर आप 3 कैटेगरी को समझोगे, और वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी है, वो ये है कि अगर आर छोटा है 0.8 फर्मी से लेस देन, तो बल कैसा है, प्रतिकर्षीय है। अगर ग्रेटर देन है तो आकर्षीय है, और दोनों अगर बराबर हैं तो सर्वाधिक आकर्षण बल इस परास में लगता है। तो बच्चों, हमने इस वीडियो के अंदर छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत ही काम की बातें हमने पढ़ी हैं, लेकिन जो साथ में बंधन ऊर्जा वक्र है और उससे जुड़ी हुई कोई भी 4 बातें हैं वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और 101% एग्जाम में आएंगी। तो बच्चों, अब हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम एक और शानदार टॉपिक लेकर आएंगे जिसका नाम है रेडियो एक्टिविता। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।